तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी नज़रों से बच पाओगी? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये सब सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। वो मेरी ही तरफ आ रहा था और मैं 5 साल पहले की यादों में खोने लगी थी। वो तूफानी रात। मेरा नाम जिया है। मैं एक गरीब घर से हूँ। मैंने जब इस दुनिया में आंखें खोली तो मैंने अपने आसपास गरीबी, गंदगी और बेइज्जती देखी है। हमारी झोपड़ी में रोज का तमाशा लगा रहता था। मेरी माँ सारा दिन गलियों में घूमती और लोगों से भीख मांगती, और फिर जो कुछ पैसे मिलते उन्हें मेरा बाप छीन लेता। पिताजी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेलते थे। हमारी छोटी सी बस्ती में जितने भी घर थे, सबके घरों का यही ड्रामा था। औरतें भीख मांगती थी और फिर जो पैसे लाती थी वो पैसे उनके पति उनसे छीन लेते थे और फिर सब मिलकर जुआ खेलते थे। हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। हम कीड़े मकोड़े की तरह अपनी झोपड़ियों में रहते थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कब तक हम इस झोपड़ी में रहेंगे? हमारी बच्ची बड़ी हो रही है और मैं इस तरह भीख मांग मांग कर कब तक गुजारा करूंगी? बकवास बंद कर अपनी। पिताजी ने माँ के बाल खींचते हुए उनसे कहा कि किस लिए पैदा हुई है ये? क्या ये किसी काम भी नहीं आ सकती? ये भी तेरे साथ बाहर जाएगी, गलियों में घूमेगी, भीख मांगेगी। मैं अकेली भीख मांग कर लाती हूँ। इस मासूम बच्ची का पीछा छोड़ दो। तू जो लाती है उन पैसों में मेरा कुछ नहीं होता। कल से तू इसे भी अपने साथ लेकर जाएगी और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर आए। फिर उन्होंने माँ को धक्का दिया और जल्दी से बाहर चले गए। दूसरे दिन माँ मुझे अपने साथ ले गई। मैंने माँ का हाथ झटकते हुए माँ से कहा, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मुझे शर्म आती है। मैं कोई काम कर लूंगी, मगर ये कभी नहीं। मैंने रोते हुए माँ से कहा था। चुप कर जजिया, अगर तेरे बाप को पता चल गया तो हम दोनों को जिंदा जला देगा। चुपचाप खड़ी रहे और मैं जो कह रही हूँ वो करती रहे। माँ की बात सुनकर मैं चुपचाप उस सड़क किनारे खड़ी रही। लोग मुझे घूर घूर कर देखते जा रहे थे तो कुछ पैसे फेंक जाते थे। मेरी खुददारी मुझसे चीख चीख कर कहती थी कि ये गलत है, मगर माँ की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एक रात पिताजी जुए में अपना सब कुछ हार कर आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था और सांसों से बदबू आ रही थी। उन्होंने आते ही माँ को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगे, पैसे निकाल चुड़ैल, मुझे अभी पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मैं अपनी हार का बदला लूंगा। वो रोते हुए बोली कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो थे सब तुम ले गए। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी अंधेरे गड्ढे में गिर गई थी। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। पिताजी ने माँ को जिस तरह मारा वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है। माँ चीखती रही, बिलखती रही, बार बार कहती रही कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन पिताजी के अंदर जैसे इंसानियत बची ही नहीं थी। उन्होंने पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई और माँ को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हर वार के साथ माँ की चीख और तेज होती जा रही थी और मैं कोने में खड़ी कांप रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मेरे अंदर इतना डर भर गया था कि मैं सिर्फ रो सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। पिताजी तब तक मारते रहे जब तक माँ की आवाज़ धीमी पड़ने लगी और वो फर्श पर गिरकर बस तड़पती रह गई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई हो। जब पिताजी ने माँ के पास रखे थोड़े से पैसे भी छीन लिए और बिना पीछे देखे बाहर चले गए तो मैं दौड़कर माँ के पास गई। माँ बहुत देर तक वहीं पड़ी रोती रही। उनका शरीर कांप रहा था, उनकी सांसें तेज चल रही थी। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और मुझे देखा। उनकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी और एक ऐसा फैसला था जिसे वो बदल नहीं सकती थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। अब मेरे अंदर ताकत नहीं बची। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं बहुत दूर जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो उठी और जाने लगी। मैं घबरा गई। मैंने दौड़कर उनकी टांगे पकड़ ली और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? पिताजी मुझे मार डालेंगे। मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। लेकिन इस बार माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। वो खुद इतनी टूटी हुई थी कि उनके पास मुझे संभालने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने मेरे हाथ को धीरे से हटाया और बिना पीछे देखे चली गई। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। जब पिताजी घर लौटे और उन्होंने देखा कि माँ घर में नहीं है तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया।
माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी सच में नर्क बन गई थी। पिताजी रोज मुझे मारते थे, मुझसे घर का सारा काम करवाते थे और कहते थे, तेरी माँ तुझे छोड़कर भाग गई, अब उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। तो भीख मांगकर पैसे लाएगी और अगर खाली हाथ आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत डर गई थी, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं सुबह से शाम तक सड़कों पर भीख मांगती थी, धूप में जलती थी, लोगों के सामने हाथ फैलाती थी और हर बार अपने आप को छोटा महसूस करती थी। फिर शाम को घर आकर पिताजी की मार खाती थी। मेरी जिंदगी हर दिन एक नई सजा बन चुकी थी। एक दिन रात का समय था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा इतनी तेज चल रही थी कि झोपड़ी हिल रही थी। पिताजी घर पर नहीं थे, मैं अकेली अंदर बैठी कांप रही थी। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाज आई और वो झोपड़ी के अंदर आ गए। अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने डरते हुए कहा, कौन है? वहां चले जाओ। यहाँ से तो एक आदमी की भारी आवाज आई, हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने दें, बाहर बहुत तेज बारिश है, फिर हम चले जाएंगे। उसकी आवाज से मुझे डर लग रहा था, जैसे उसने नशा कर रखा हो। मैंने हिम्मत करके कहा, यहाँ रुकने की जगह नहीं है, चले जाओ, वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। तभी दूसरी आवाज आई, जो और भी सख्त थी। उसने कहा, ज्यादा जुबान मत चला, चुपचाप रहने दे। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, उनसे छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा पूरा शरीर दर्द से भर गया। मैं पूरी रात तड़पती रही। मुझे लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ भी अब कोई नहीं सुन रहा। कुछ देर के बाद वो लोग चले गए और मैं वहीं पड़ी रह गई, जैसे मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं था। सुबह जब पिताजी आए तो मैंने डरते हुए उन्हें सब बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो सिर्फ अपने पैसों के बारे में पूछने लगे। उन्हें मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं डर गई, अगर मैं सच बता देती तो वो मुझे ही दोष देते। इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ लोग आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे चक्कर आते थे, उल्टियाँ होती थी, मैं काम भी नहीं कर पाती थी। बस्ती की औरतें मुझे देखकर बातें करने लगीं, मुझे ताने देने लगीं। जब पिताजी ने ये सब सुना तो वो और गुस्से में आ गए। उन्होंने घर आकर मुझे बहुत मारा और पूछने लगे, सच क्या है? मैं रोती रही, कुछ नहीं बता पाई। तब उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और पिताजी से कहा कि ये लड़की पेट से है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर पिताजी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने डॉक्टर को झूठा कहा, लेकिन डॉक्टर चला गया। उसके बाद पिताजी ने मुझे बुरी तरह से पीटा, मुझे गालियां दी और कहा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तेरी माँ भाग गई और अब तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं बस सड़क पर खड़ी रो रही थी और सोच रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी और मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं उस दिन सड़क पर चल रही थी और सच कहूँ तो अब मेरा कोई अपना नहीं बचा था। धूप इतनी तेज थी कि सड़क जल रही थी और मेरे पैर नंगे थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे आग पर चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं रही थी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक जिद पैदा हो चुकी थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने बच्चे के लिए कुछ करूंगी। मैं चलते चलते रो रही थी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल कर आगे बढ़ती जा रही थी। मेरे सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता था वापस उस घर जाने का, जहाँ सिर्फ दर्द था, मार थी, अपमान था, और दूसरा रास्ता था इस अनजान दुनिया में आगे बढ़ने का, जहाँ मुझे कुछ पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि अब मेरे अंदर वापस जाने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं चलती रही, चलते चलते एक बाजार में पहुंच गई। वहां चारों तरफ भीड़ थी, लोग अपने काम में लगे हुए थे। दुकानों से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। कहीं सब्जी बिक रही थी, कहीं कपड़े और कहीं खाने की खुशबू हवा में फैली हुई थी। तभी एक दुकान से रोटी की खुशबू आई और मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी, पेट में जैसे दर्द हो रहा था। मैं उस दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक मैं बस उस खुशबू को महसूस करती रही। फिर हिम्मत करके मैंने दुकानदार से कहा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं कोई भी काम कर लूँगी। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में कहा कि तू तो देखने में ही भिखारी लगती है, यहाँ काम क्या करेगी? कहीं चोरी करके भाग जाएगी, चल निकल यहाँ से।
मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फिर से कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच में काम करना चाहती हूँ। आप जो कहेंगे वो करूँगी, बर्तन धो दूँगी, सफाई कर दूँगी, कुछ भी कर लूँगी। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे डाँट कर भगा दिया। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती रही, हर किसी से काम माँगती रही, लेकिन हर जगह मुझे ठुकरा दिया गया। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई मुझे शक की नज़र से देखता, तो कोई मुझे देखकर मुँह फेर लेता। धीरे-धीरे शाम हो गई थी। मेरा शरीर थक चुका था, भूख और दर्द से हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं चलती रही। तभी मेरी नज़र एक फैक्ट्री पर पड़ी। फैक्ट्री के बाहर एक चौकीदार बैठा था। मैं जल्दी से उसके पास गई और उससे कहा, बाबा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं कोई भी काम कर लूँगी, बस मुझे काम दिलवा दीजिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रूखे अंदाज में कहा कि यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अगर काम चाहिए तो सुबह आना, अभी रात होने वाली है, यहाँ मत रुको। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि रात में बाहर रहना मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मैं डर गई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी कि मुझे कहीं जाने की जगह नहीं है, आप बस एक बार मुझे अंदर आने दीजिए, मालिक से बात करने दीजिए, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। मैं बार बार उससे कह रही थी, तभी वहाँ एक औरत आई। उसके हाथ में एक रजिस्टर था, आंखों पर मोटा चश्मा था और उसके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उसने चौकीदार से पूछा, क्या बात है, ये लड़की कौन है? तो चौकीदार ने कहा कि ये भिखारी है, काम मांग रही है। मैंने इसे मना कर दिया, लेकिन ये यहाँ से जा नहीं रही। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल तक मुझे ध्यान से देखती रही, जैसे वो मेरी हालत समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या काम चाहिए तुम्हें? मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कोई भी काम कर लूँगी, बस मुझे काम दे दीजिए। मैं मेहनत करूँगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। उसने मेरी हालत देखी और शायद उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा-सा रहम आ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम पेट से हो? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस हालत में तुम कैसे काम करोगी? ये फैक्ट्री है, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भारी बाल्टियाँ उठानी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। ये आसान काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उससे कहा, आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं पूरी मेहनत करूँगी। अगर मैं काम नहीं कर पाई तो आप मुझे निकाल देना, लेकिन बस मुझे एक मौका दीजिए। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा कि ठीक है, कल सुबह 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा काम देखूंगी। अगर ठीक लगा तो रख लूंगी और अगर नहीं लगा तो तुम्हें जाना होगा। फिर उसने कहा, फैक्ट्री के पीछे एक कमरा है, वहाँ कुछ और औरतें रहती हैं, आज तुम वहीं रुक सकती हो। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि मुझे आज रात सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। मैं उस डर को पहले झेल चुकी थी और दोबारा नहीं झेलना चाहती थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चली गई और फर्श पर बैठ गई। मेरे शरीर में दर्द था, भूख अभी भी लगी थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग गई थी। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं मेहनत करूंगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, अपने बच्चे के लिए जीऊंगी और उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगी। उस रात में फर्श पर लेटी रही, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में एक नया हौसला था कि शायद कल से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मैं उस रात फैक्ट्री के पीछे वाले कमरे में फर्श पर बैठी हुई थी। शरीर इतना थक चुका था कि लगता था जैसे हड्डियों में जान ही नहीं बची है, लेकिन फिर भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। वहां मेरी जैसी और भी कई औरतें थीं। हर किसी के चेहरे पर अपनी अलग कहानी लिखी हुई थी। कोई चुपचाप दीवार से टिककर बैठी थी, कोई आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थी और कोई बस खाली नजरों से जमीन को देख रही थी, जैसे उसके पास अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। मैं उन सबके बीच बिल्कुल नहीं थी और अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई भी थी। तभी एक औरत मेरे पास आई। उसने मुझे सर से लेकर पैर तक ध्यान से देखा। उसकी नज़र में कोई अपनापन नहीं था, बस एक जिज्ञासा थी। उसने पूछा, क्या नाम है तेरा और कहाँ से आई है तू? उसकी आवाज़ सीधी थी, बिना किसी नरमी के। मैंने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम जिया है, मैं पास के गांव से आई हूँ, काम ढूंढने आई हूँ, जो भी काम मिलेगा कर लूँगी। उसने बस इतना कहा कि अच्छा, और कुछ देर तक वो मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले चली गई। थोड़ी देर बाद वही औरत फिर से मेरे पास आई। इस बार उसके हाथ में एक थाली थी। उसने अपनी थाली में से आधी रोटी तोड़ी और मेरी तरफ बढ़ा दी और बोली, ले खा ले, कल से तुझे बहुत काम करना है।
यहाँ मैडम काम करवाकर कमर तोड़ देती है। उस वक्त मुझे उसकी बात से ज़्यादा उस रोटी की कीमत समझ आ रही थी। मैं भूख से तड़प रही थी, मेरा पेट जैसे अंदर से मरोड़ रहा था। मैंने कांपते हाथों से वो रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगी। हर निवाला मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे ज़िंदगी लौटा दी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया किया और उस आधी रोटी को ऐसे खाया जैसे वो मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं थी। उस रात में फर्श पर लेटी रही, शरीर दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग गई थी कि शायद कल से मेरी जिंदगी थोड़ी बदल जाए। सुबह जैसे ही आंख खुली तो सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। शरीर अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन मैं तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे खुद से लड़ना है। तभी वही मैडम आई जिन्होंने मुझे रात को वहां रुकने दिया था। उन्होंने मुझे देखा और इशारे से बुलाया। मैं धीरे से उठी और उनके पीछे पीछे उनके केबिन तक गई। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा बैठो, और फिर पूछा क्या नाम है तुम्हारा। मैंने धीरे से कहा मेरा नाम जिया है और मैं काम करना चाहती हूँ। मैं मेहनत करूँगी और आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली कि ठीक है, अगर काम करना है तो यहाँ ढीलापन नहीं चलेगा। यहाँ हर काम सही तरीके से करना होगा। अगर मुझे ज़रा भी गड़बड़ दिखी तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। उनका नाम अंजलि था। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखती थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी हमदर्दी भी थी। उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया और मैं बिना समय गंवाए काम में जुट गई। मैंने भारी भारी पानी की बाल्टियां उठाई। पहली बार जब मैंने बाल्टी उठाई तो लगा जैसे हाथ ही टूट जाएंगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फर्श पर पानी डालकर उसे साफ करना शुरू किया। मैं झुक झुक कर फर्श को रगड़ती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं रही थी। अगर कहीं थोड़ी सी भी गंदगी रह जाती तो अंजलि मैडम तुरंत आ जाती और डांटते हुए कहती कि जिया, ये कैसी सफाई है। मैंने पहले ही कहा है मुझे अधूरा काम पसंद नहीं है। उनकी डांट सुनकर मैं और जोर से काम करने लगती। मैं फिर से पानी भरकर लाती और पूरी ताकत से फर्श को साफ करती। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीत गए और धीरे धीरे महीने गुजरने लगे। मैं हर दिन उसी तरह मेहनत करती रही। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। कभी कभी उन छालों से खून भी निकल आता था, लेकिन मैंने कभी काम से पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। मेरे शरीर में भी बदलाव आने लगा था। मेरा पेट धीरे धीरे बाहर आने लगा था। अब सबको साफ दिखने लगा था कि मैं किस हालत में हूँ। फैक्ट्री की कुछ औरतें मुझे देखकर बातें बनाने लगीं। वो आपस में हंसती और कहती कि इसका कोई घर नहीं है, कोई आदमी नहीं, पता नहीं किसका बच्चा पेट में पाल रही है। उनकी बातें मेरे दिल को चीर देती थी। हर शब्द जैसे मेरे दिल पर चोट करता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने ठान लिया था कि मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी, ना ही किसी को अपनी सफाई दूंगी। मैं बस चुपचाप अपना काम करती रहूंगी और अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। जब भी वो बातें करती, मैं फर्श को और जोर से रगड़ती, जैसे मैं अपने ऊपर लगे हर इल्ज़ाम को मिटाना चाहती हूँ। सुशीला बुआ ही थी जो कभी कभी मेरे लिए खड़ी हो जाती थी। वो उन औरतों को डांट देती और कहती कि चुप हो जाओ, बच्ची पहले से ही परेशान है और तुम लोग उसे और तंग कर रही हो। जाओ जाकर अपना काम करो। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सहारा मिलता था। मुझे लगता था कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो बिना जाने भी किसी का दर्द समझ लेते हैं। समय ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन मैं काम करके बहुत थक गई थी। पूरा शरीर टूट रहा था। मैं कमरे में आकर फर्श पर लेट गई। आंखें बंद की ही थी कि अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ जोर से खिंच रहा हो। मैं दर्द से कर्राह उठी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुशीला बुआ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा तो घबरा गईं और बोली, क्या हुआ जिया, तुझे क्या हो रहा है। मैंने मुश्किल से कहा, बुआ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। सुशीला बुआ का चेहरा बदल गया। वो तुरंत समझ गईं कि बात गंभीर है। वो बिना समय गवाए अंजलि मैडम को बुलाने भागी। कुछ ही देर में अंजलि मैडम तेजी से आईं। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा तो उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखने लगी। उन्होंने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, सब लोग यहाँ आ जाओ, मेरी बात सुनो। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ और घबराई हुई थी कि फैक्ट्री की सारी औरतें अपना काम छोड़कर दौड़ती हुई वहां आ गईं। उस वक्त मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी एक बार फिर किसी नए मोड़ पर खड़ी है और अब जो भी होगा वो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अंजलि मैडम जैसे ही आईं, उन्होंने ज़ोर से सब औरतों को आवाज़ दी कि सब लोग इधर आओ जल्दी से, और देखते ही देखते सब औरतें मेरे आसपास इकट्ठा हो गईं। सुशीला बुआ जल्दी से एक बर्तन में गर्म पानी लेकर आईं। मेरा पूरा शरीर दर्द से काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं दर्द से चीख रही थी, रो रही थी, और बार बार वही डरावनी रात मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस दर्द था और डर था। अंजलि मैडम मेरे पास झुककर जोर से बोली, जिया हिम्मत रखो, जोर लगाओ, पुश करो, तुम कर सकती हो। मैं पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर रही थी। मेरा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। सब औरतें मुझे संभाल रही थी, कोई मेरे सर पर हाथ रख रही थी, कोई मुझे सहारा दे रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। वो आवाज़ सुनते ही जैसे सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। सुशीला बुआ ने उस नन्हे से बच्चे को अपने हाथों में उठाया और मेरे पास आकर बोली, ली जिया, मुबारक हो, बेटा हुआ है। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर जैसे कुछ टूट चुका था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही जोर जोर से रोते हुए कहा कि इसे मुझसे दूर ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसे कहीं फेंक दो। मेरी आवाज़ में गुस्सा था, दर्द था और नफरत भी थी। सुशीला बुआ मेरी बात सुनकर चौंक गईं। उन्होंने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? ये तेरा बेटा है, तेरे खून से पैदा हुआ है, तू कैसी बातें कर रही है? लेकिन मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। मैंने रोते हुए कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये वो दर्द है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसकी वजह से मेरा घर छूट गया, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी इज्जत खत्म हो गई। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, ले जाओ इसे मुझसे दूर। मैं चीख चीख कर रो रही थी। वहाँ खड़ी सारी औरतें मुझे हैरानी से देख रही थी। शायद उन्होंने पहली बार किसी माँ को ऐसा कहते हुए देखा था। कुछ औरतें आपस में बातें करने लगीं, मुझे बुरा भला कहने लगीं। तभी सुशीला बुआ ने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, होश में आ जिया, ये क्या कह रही है तू? ये तेरा बच्चा है, मासूम है, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? जो कुछ भी तेरे साथ हुआ उसकी सज़ा ऊपर वाला उन्हें देगा जिन्होंने तेरे साथ गलत किया। लेकिन इस मासूम की क्या गलती है? ये तो अभी दुनिया में आया है, कुछ नहीं जानता। उनकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने कांपते हुए पहली बार उस बच्चे की तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा तो मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। सुशीला बुआ ने उसे मेरी गोद में रख दिया। जैसे ही उसका नन्हा सा शरीर मेरे सीने से लगा, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर फिर से जान आ गई हो। मैं उसे कसकर सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। मैं गुस्से में पागल हो गई थी। मैंने तुझे बिना देखे ही तुझसे नफरत कर ली। मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। मैं तेरी हर तकलीफ़ अपने ऊपर ले लूँगी, बस तू मुझे माफ़ कर दे। उस दिन के बाद जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल गया। अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास मेरा बेटा था, मेरा सहारा था, मेरे जीने की एक वजह था। कुछ दिन तक अंजलि मैडम ने मुझे आराम करने को कहा। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम काम मत करो, पहले खुद को संभालो। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए 4-5 दिन बाद ही मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं धीरे धीरे काम करती थी, लेकिन फिर मैंने पूरी ताकत से मेहनत करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ फर्श ही नहीं साफ करती थी, बल्कि मशीनों की सफाई भी करती थी। दिन हो या रात मैं बस काम करती रहती थी, एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठती थी। मेरा बच्चा पास में एक छोटी सी चारपाई पर लेटा रहता था। मैं बार बार उसके पास जाती, उसे देखती, उसे दूध पिलाती और फिर वापस आकर काम पर लग जाती थी। मेरी जिंदगी अब बस दो चीज़ों के बीच रह गई थी, मेरा बेटा और मेरी मेहनत। मैंने अपने बेटे का नाम विवान रखा था। उसका नाम लेते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसका मासूम चेहरा, उसे देखते ही मेरा सारा दर्द जैसे गायब हो जाता था। मैं सुबह जल्दी उठती थी, फैक्ट्री की सफाई करती थी, पानी भरती थी, फर्श धोती थी, मशीनों को साफ करती थी और बीच बीच में विवान को संभालती थी। कभी उसे गोद में लेकर काम करती थी, कभी उसे पास लिटाकर जल्दी जल्दी काम निपटाती थी। अब यही मेरी दुनिया थी, यही मेरी जिंदगी थी। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते विवान 2 साल का हो गया था। वो बहुत प्यारा था,
गोरा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफ़ों में उसे पाला है। मेरे लिए अब हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए जी रही थी। और मैंने ठान लिया था कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर दूंगी। एक दिन मैं अपने बेटे विवान के पास बैठी हुई थी। वो हल्का हल्का रो रहा था और मैं उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी उंगली पकड़ लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर फिर से जीने की ताकत आ गई हो। मैं उसे अपने सीने से लगाए बस उसे देखती रहती थी और दुनिया की सारी तकलीफें कुछ पल के लिए भूल जाती थी। लेकिन तभी अचानक तेज कदमों की आवाज़ आई और अंजलि मैडम गुस्से में मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, ये क्या चल रहा है जिया? तू हर वक्त अपने बच्चे के साथ ही बैठी रहेगी क्या? उधर देख, फर्श कितना गंदा पड़ा है। तूने कितने दिनों से ठीक से सफाई भी नहीं की। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास काम कर रही सारी औरतों की नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मैं एक पल के लिए घबरा गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से विवान को चारपाई पर लिटाया और हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मैडम, मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस वो थोड़ा रो रहा था, इसलिए मैं उसके पास आ गई थी। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अंजलि मैडम और ज़्यादा गुस्से में आ गईं और बोली, ये तेरा घर नहीं है, फैक्ट्री है। यहाँ तू काम करने आई है, बच्चे को बाद में देख लेना। अगर तू सारा दिन इसी में लगी रहेगी तो काम कब करेगी? यहाँ कोई तेरे बच्चे को देखने वाला नहीं है, समझी तू? मैं सर झुकाकर खड़ी रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं उन्हें रोक रही थी। मैंने धीरे से कहा कि जी मैडम, अभी कर देती हूँ, आप नाराज मत होइए। आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुरंत वहां से उठी और काम में लग गई। मैंने पानी की भारी बाल्टियां उठाई और फर्श पर डालकर उसे रगड़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पहले ही पानी में भीग भीग कर कमज़ोर हो चुके थे। उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी, उनमें जलन होती थी, दर्द होता था। लेकिन उस वक्त मैं दर्द भूलकर बस काम कर रही थी। मैं तेज़ी से फर्श साफ कर रही थी ताकि कोई फिर से मुझे डांटे नहीं। हर कोना, हर जगह मैं झुक झुक कर साफ कर रही थी। जैसे मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर ज़रा से भी गलती हुई तो फिर मुझे सबके सामने डांट पड़ेगी। धीरे धीरे मैंने पूरा फर्श चमका दिया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थी। दोपहर का समय हो गया था। सब औरतें एक तरफ बैठकर खाना खाने लगी। मैं भी अपना छोटा सा डब्बा लेकर वहां जाने लगी। लेकिन तभी मेरी नज़र एक कोने में खड़ी कुछ औरतों पर पड़ी। वो आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी थी कि मैं साफ सुन पा रही थी। उनमें से एक हंसते हुए बोली, ज़रा इसके बच्चे को देखना, कितना गोरा है, कितना सुंदर है। पता नहीं किसका खून है जो इसकी कोख में पैदा हो गया। दूसरी औरत बोली, हाँ सही कह रही है, इसका तो कोई आदमी भी नहीं है, न घर न परिवार, पता नहीं किसका बच्चा है। और फिर सब हंसने लगी। उनकी हंसी मेरे कानों में चुभ रही थी। मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, लेकिन फिर मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने गुस्से में अपने खाने की प्लेट जमीन पर पटक दी और तेज कदमों से उनके पास गई। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें करने की? मेरी आवाज़ सुनकर आसपास की सारी औरतें इकट्ठा हो गईं। सब हमें देखने लगी, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं बस अपने बेटे के लिए खड़ी थी। मैंने आगे कहा, ध्यान से सुन लो तुम सब। अगर किसी ने भी मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगी। किसने कहा इसे बाप की ज़रूरत है? मैं इसकी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। तुम कौन होती हो इसके बारे में बोलने वाली? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा साफ दिख रहा था। वो औरतें पहले ही हक्का बक्का रह गईं। फिर उनमें से एक बोली, क्यों चिल्ला रही है? सच ही तो कह रहे हैं हम। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, खबरदार जो दोबारा मेरे बच्चे का नाम लिया तुम लोगों ने। जो कहना है मुझे कहो, मैं सब सह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी गलत मत कहना। तभी वहां सुशीला बुआ आ गई। उन्होंने ये सब देखा और जोर से बोली, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करना है क्या? चलो सब अपने अपने काम पर जाओ। उनकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि बाकी औरतें धीरे धीरे वहां से हटने लगी। मैं अभी भी गुस्से और दर्द से कांप रही थी। मैंने सुशीला बुआ से कहा, ये लोग मेरे बच्चे के बारे में गलत बातें कर रही हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं।
मैं सब सह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। सुशीला बुआ ने मेरे सर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, जिया शांत हो जा बेटा, तू क्यों अपना दिल दुखा रही है? लोगों का काम है बातें बनाना। अगर तू हर बात का जवाब देने लगेगी तो खुद को ही तकलीफ देगी। तू बस अपने बच्चे पर ध्यान दे। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगा और मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोते हुए कहने लगी, ये लोग मुझे जो कहना है कहें, मैं सब सह लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों बीच में लाते हैं? उसने क्या किया है? वो तो मासूम है। सुशीला बुआ ने मुझे गले लगाया और बोली, बेटा तू मजबूत बन, तुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। अगर तू ही टूट जाएगी तो उसका क्या होगा? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैं धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं अपने काम में खुद को इतना व्यस्त रखने लगी कि मुझे किसी की बात सुनने का समय ही ना मिले। मैं सुबह सबसे पहले उठती थी, पानी भरती थी, फर्श साफ करती थी, मशीनों की सफाई करती थी और हर काम पूरे मन से करती थी। बीच बीच में मैं विवान के पास जाती, उसे गोद में लेती, उसे दूध पिलाती और फिर वापस काम पर लग जाती। मेरा पूरा दिन बस इसी में गुजरता था। सुशीला बुआ और कुछ औरतें थीं जो हमें समझती थी। वो कभी कभी मेरे पास आकर विवान को गोद में ले लेती थी, उसके साथ खेलती थी और मुझे थोड़ा आराम करने का मौका देती थी। विवान भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो मुस्कुराने लगा था। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि उसे सुनकर मेरा सारा दर्द भूल जाता था। वो सुशीला बुआ के साथ बहुत घुल मिल गया था। जब भी वो उसे गोद में लेती थी तो वो खिलखिलाकर हंसता था और मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। मुझे लगता था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरे पास मेरा बेटा है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वही मेरी दुनिया है और उसी के लिए मुझे हर हाल में मजबूत बनकर जीना है और आगे बढ़ना है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं अपना काम पूरी मेहनत से करती थी और हमेशा यही कोशिश करती थी कि मुझसे कोई गलती ना हो, ताकि कोई मुझे कुछ कहने का मौका ही न दे। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और देखते ही देखते मेरा बेटा विवान अब 4 साल का हो गया था। वह पूरी फैक्ट्री में इधर उधर घूमता रहता था। कभी किसी को देखकर हंस देता, कभी किसी के पास जाकर खड़ा हो जाता। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती थी। और सच कहूँ तो उसकी वही हंसी मेरे लिए जीने की वजह बन गई थी। मैं चाहे कितनी भी थक जाती, कितनी भी टूट जाती, लेकिन जैसे ही उसे हंसते हुए देखती, मेरा सारा दर्द जैसे कहीं गायब हो जाता था। वो अब थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया था और उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल भर आता था। वो बहुत ही समझदार बच्चा था। जितनी उसकी उम्र थी उससे कहीं ज़्यादा समझ उसमें थी। जब मैं काम करती रहती थी तो वो फैक्ट्री के उस छोटे से कमरे में बैठ जाता था जहां हम औरतें रहते थे और वहां ज़मीन पर पड़े पुराने कागज़ उठाकर उन पर कुछ लिखने की कोशिश करता रहता था। कभी लाइनें बनाता, कभी गोल गोल घुमाता और फिर मुझे दिखाने आता और कहता कि माँ देखो, मैंने लिखा है। मैं उसे देखती और मुस्कुरा देती थी। फिर एक दिन वो मेरे पास आया, उसकी आंखों में चमक थी और उसने धीरे से मेरा दुपट्टा पकड़कर कहा, माँ मैं भी पढ़ूंगा ना, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मैंने बाहर बच्चों को देखा है, वो बस्ता लेकर जाते हैं, उनके पास किताबें होती हैं, वो सब हंसते खेलते स्कूल जाते हैं। आप भी मुझे स्कूल भेजोगी ना? उसकी ये बातें सुनकर मेरे हाथ वहीं रुक गए। मेरे दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जागी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, उसे अपने पास बिठाया और प्यार से कहा कि हाँ मेरा बेटा, तू भी स्कूल जाएगा, तू भी पढ़ेगा। तेरी माँ तेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही है ताकि तुझे स्कूल भेज सके। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आई कि जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उस दिन के बाद से मैंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं अपना पेट काट कर पाई पाई जोड़ने लगी। मैं खुद भूखी रह जाती, लेकिन पैसे बचा लेती ताकि एक दिन मैं अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी तरह जिल्लत भरी जिंदगी जिए। मैं नहीं चाहती थी कि लोग उसे भी उसी तरह ताने दें जैसे मुझे देते थे। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, अपनी पहचान बनाए और सर उठाकर जिए। इसी सोच के साथ मैं हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, शरीर टूट जाता था, लेकिन मैं रुकती नहीं थी। धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे जोड़ भी लिए थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं थे स्कूल में दाखिले के लिए। अभी और पैसे चाहिए थे। मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके उतना बचा लूं, लेकिन तभी एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उस रात बाहर बहुत तेज तूफान था।
हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे झोपड़ी ही उड़ जाएगी। मैं और विवान कमरे में थे, तभी मैंने देखा कि उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है। मैंने उसे हाथ लगाया तो वो बुखार से तप रहा था। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरा दिल घबरा गया, मैं डर गई। मैंने तुरंत उसे उठाया और भागकर सुशीला बुआ के पास गई और जोर जोर से उन्हें आवाज देने लगी, बुआ बुआ जल्दी उठो, मेरे बच्चे को देखो, उसे क्या हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा। मेरी आवाज़ सुनकर सुशीला बुआ घबराकर उठी और तुरंत मेरे साथ आईं। उन्होंने विवान को देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, जिया देर मत कर, इसे तुरंत अस्पताल ले चल, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। मैं बिना एक पल गवाए उसे कपड़े में लपेटकर भागी। बाहर बारिश हो रही थी, रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। किसी तरह मैं अस्पताल पहुंची और डॉक्टर के सामने जाकर रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने उसे तुरंत देखा और फिर गंभीर होकर बोले, अच्छा हुआ तुम इसे समय पर ले आई हो, इसे नमूनिया हुआ है, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इसकी जान जा सकती थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना था। डॉक्टर उसका इलाज करने लगे, इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी और मुझे वहीं रुकने को कहा। मैं पूरी रात उसके पास बैठी रही, उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में पकड़े रही। वो बीच बीच में मेरी तरफ देखता और धीरे से कहता, माँ आप रो मत, मैं ठीक हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। इतना छोटा सा बच्चा और इतनी समझ। मैं उसे सीने से लगा लेती और ऊपर वाले से बस यही दुआ करती कि उसे ठीक कर दो। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी और फिर मैं उसे लेकर वापस फैक्ट्री आ गई। लेकिन इस इलाज में मेरे सारे जमा किए हुए पैसे ख़त्म हो गए थे, जो मैंने इतने महीनों में जोड़े थे। सब एक पल में चले गए। मैं फिर से वहीं पर आ गई थी जहाँ से शुरू किया था, लेकिन इस बार मेरे अंदर और ज़्यादा हिम्मत थी, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए मेरा एक बेटा था। मैं सीधा अंजलि मैडम के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैडम मुझे और काम चाहिए, मैं और मेहनत करना चाहती हूँ। मेरे सारे पैसे अस्पताल में ख़त्म हो गए, मुझे अपने बच्चे के लिए फिर से पैसे जोड़ने हैं, मुझे उसका स्कूल में दाखिला कराना है। आप चाहें तो मेरी रात की ड्यूटी भी लगा दीजिए, मैं रात में भी काम कर लूँगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे काम दे दीजिए। मेरी बात सुनकर अंजलि मैडम कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि थोड़ी नरमी थी। उन्होंने कहा, जिया तू पहले ही पूरा दिन काम करती है, और कितनी मेहनत करेगी। रात में औरतों को काम करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं साहब से बात करके तेरी तनख्वाह बढ़वा दूंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इस बार दुख के नहीं बल्कि राहत के। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। उनकी इस मदद ने मुझे फिर से खड़ा होने की ताकत दी और मैंने उसी दिन मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर रहूंगी, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देकर रहूंगी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं थी, वो मेरे बेटे की भी थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था और अब मेरा बेटा विवान 5 साल का हो चुका था। वो पहले से और भी समझदार हो गया था। उसकी बातें अब और साफ हो गई थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक रहती थी। मैं हर दिन की तरह उस दिन भी फर्श रगड़ रही थी। पानी से भीगे हाथ और झुका हुआ शरीर अब मेरी आदत बन चुके थे। तभी पीछे से छोटी सी आवाज़ आई, माँ माँ मेरी बात सुनो। मैंने बिना पीछे देखे ही कहा, बेटा अभी मैं काम कर रही हूँ, तू थोड़ी देर रुक जा, फिर आराम से तेरी बात सुनूंगी। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। वो दौड़कर मेरे पास आया और मेरा दुपट्टा खींचते हुए बोला, माँ पहले मेरी बात सुन लो ना, फिर काम कर लेना। उसकी आवाज़ में इतनी जल्दी थी कि मैंने काम रोक दिया और उसकी तरफ मुड़ी तो वो उत्साह से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने जल्दी जल्दी कहा, माँ बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी आई है, बहुत बड़ी। उसमें से एक साहब उतरे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चमकदार सूट पहना है और जूते भी चमक रहे हैं और उनकी आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा है। वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन फिर मैंने उसे थोड़ा गंभीर होकर समझाया, बेटा तू उस गाड़ी और उस आदमी से दूर रहना। हो सकता है वो मालिक हों या बहुत बड़े आदमी हों। अगर तू उनके पास जाएगा और कुछ गलत हो गया तो वो तुझे डांट देंगे। तू बस यही रहे और किसी के पास मत जाना। वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोला, ठीक है माँ,
और धीरे से वापस चला गया। मैं फिर से अपने काम में लग गई, लेकिन मेरे मन में उसके कहे हुए शब्द घूम रहे थे। कुछ देर के बाद फैक्ट्री की एक औरत मेरे पास आई और बोली, जिया, क्या लगता है आज मालिक आए हैं, शायद इनाम देंगे सबको। मैंने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा चिढ़कर कहा, मुझे इनाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई मिल जाए वही बहुत है। हम यहाँ काम करने आए हैं, इनाम के लिए नहीं। तुम भी जाओ, अपना काम करो और मुझे भी काम करने दो। मेरी बात सुनकर वो मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। मैं फिर से फर्श रगड़ने लगी। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई और माहौल थोड़ा बदल गया। सब औरतें सीधी होकर काम करने लगी, जैसे कोई बड़ा आदमी आया हो। मैं भी थोड़ा संभल कर काम करने लगी। तभी मैंने देखा एक आदमी अंदर आ रहा है। वही होगा जिसके बारे में विवान बता रहा था। उसने सच में बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था, जूते चमक रहे थे और आंखों पर काला चश्मा था और उसका नाम राजेश था। उसके साथ वॉचमैन भी चल रहा था। वो आदमी मेरे पास से गुजरकर आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरे हाथ से पानी की बाल्टी फिसल गई और सारा पानी फर्श पर फैल गया और उसके जूतों पर भी छींटे पड़ गए। वॉचमैन तुरंत चिल्लाया, ए लड़की, अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? साहब जा रहे हैं और तूने उनके जूतों पर पानी गिरा दिया। मैं घबरा गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत सर झुका लिया और धीरे से कहा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन तभी उस आदमी ने हाथ उठाकर वॉचमैन को रोका और शांत आवाज़ में कहा, चुप रहो, उसने जानबूझकर नहीं किया, कोई बात नहीं है। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मेरी सांसें जैसे थम गई। उसकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई। वो चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे विवान जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही होठ, वही मासूमियत, जैसे मैं अपने बेटे का बड़ा रूप देख रही हूँ। मेरा दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उसे देखती रह गई। मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई पुरानी बात याद आने की कोशिश कर रही हो। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की और नज़रें झुका ली, लेकिन फिर भी मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी। वो आदमी भी मुझे गौर से देख रहा था, जैसे वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? उसकी आवाज़ सुनकर मैं जैसे होश में आई और धीरे से कहा कि जी, मेरा नाम जिया है। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, जैसे मेरे चेहरे को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में भी हैरानी थी। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और केबिन की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसने वॉचमैन से कहा, इस लड़की को मेरे केबिन में भेजना। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी या फिर कुछ और बात है? मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। मैं वहीं खड़ी रह गई और बस केबिन की तरफ देखने लगी। अब मुझे इंतज़ार था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी शायद फिर से किसी नए मोड़ पर आने वाली थी। तभी अचानक वही वॉचमैन घबराया हुआ सा मेरे पास दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और आवाज़ कांप रही थी। उसने आते ही कहा, अरे लड़की, तूने ये क्या कर दिया? तू समझती क्यों नहीं है कि वो कितने बड़े साहब हैं? अगर वो नाराज़ हो गए ना, तो तेरी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, मेरी भी चली जाएगी। मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर वालों को? तू जल्दी जा और उनसे माफ़ी मांग लेना, वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन डर मेरे अंदर बैठ चुका था। तभी वही औरत भी मेरे पास आई, जो अक्सर मुझसे जलती रहती थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे मेरे साथ कुछ बुरा होने का इंतज़ार हो। वो पास आकर बोली, अरे जिया, अब क्या करेगी तू? तूने तो सीधे साहब से पंगा ले लिया। अब देखना, वो तुझे फैक्ट्री से बाहर कर देंगे। फिर कहाँ जाएगी तू? उसका हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बस उसे घूर कर देखा और चुपचाप केबिन की तरफ चल पड़ी। मेरे कदम भारी हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा है। मेरा शरीर कांप रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे कि क्या होगा? अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? मैं इन सब सोचों में उलझी हुई केबिन के बाहर पहुंची और कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आओ, अंदर आ जाओ, डरो मत। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा डर कम नहीं हुआ। मैं धीरे से अंदर गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। मेरी नज़रें ज़मीन पर थी।
मैंने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, हम जैसे गरीब लोग आपके सामने बैठने लायक नहीं होते। हम तो आपके पैरों में ही ठीक हैं। आप जो सज़ा देना चाहे दे दीजिए। मुझसे गलती हो गई। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और कुछ देर तक मुझे देखते रहे। मुझे महसूस हो रहा था कि उनकी नज़रें मेरे चेहरे को पढ़ रही हैं, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तभी उन्होंने धीरे से कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरे मन में भी वही सवाल उठ रहा था, लेकिन मैं उसे दबा रही थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा होगा। आप बड़े लोग हैं, आप रोज़ कितने लोगों से मिलते होंगे, शायद आपको कोई और याद आ रही हो। लेकिन वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले, नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम वही हो जो उस रात झोपड़ी में थी। ये सुनते ही जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया, मेरा शरीर सुन पड़ गया। कुछ पल के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो रात मेरी आंखों के सामने घूम गई। वो डर, वो दर्द, वो बेबसी, सब कुछ फिर से जिंदा हो गया और अगले ही पल मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, तो आपको याद है, मुझे तो लगा था कि आप जैसे लोग हम जैसी लड़कियों को भूल जाते होंगे। मेरे शब्दों में दर्द भी था और गुस्सा भी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो धीरे से बोले, जिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस रात मैं अपने होश में नहीं था, मुझे किसी ने नशा पिला दिया था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और तुम्हारी झोपड़ी में आ गया। लेकिन उस हालत में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और तुम्हारे साथ बहुत गलत कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो। उनकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। मैं ज़ोर से चीख पड़ी, आपकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे गालियाँ दी, मुझे मारा और घर से बाहर फेंक दिया। लोग मुझे घूरते थे, मेरे बारे में गलत बातें करते थे। मैंने सड़कों पर भटककर दिन गुजारे, भूखी रही, प्यास से तड़पती अकेली थी। मेरे पास कोई नहीं था और आप कहते हैं कि माफ़ कर दूं। कि आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि मैंने ये 5 साल कैसे जिए? मैं बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। मेरा हर शब्द मेरे दिल के दर्द को बाहर ला रहा था। मैंने आगे कहा, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं डर गई थी, मैं टूट गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसे पाला, उसे अपने खून पसीने से बड़ा किया। लोग उसे भी ताने देते हैं, कहते हैं कि पता नहीं किसका बच्चा है, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। मैंने हर तकलीफ सह ली, लेकिन अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अब उसमें एक ताकत भी थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और आज आप मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं कि माफ़ कर दूं। क्या इतनी आसानी से सब ठीक हो जाएगा? क्या मेरे वो 5 साल लौट आएंगे? क्या मेरी वो इज्जत वापस आ जाएगी? क्या मेरा बचपन वापस आ जाएगा? मैं गुस्से से कांप रही थी। मेरे हाथ भींचे हुए थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चुपचाप खड़े मुझे सुन रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे उनके पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जो दर्द था वो बहुत गहरा था और सालों से दबा हुआ था, जो आज बाहर निकल रहा था। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे मेरे अंदर चल रहा तूफान अचानक थम गया हो। लेकिन वो शांति बाहर से थी, अंदर अभी भी दर्द का समंदर उफान मार रहा था। मैं उसकी बात सुन रही थी। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हर शब्द में पछतावा था, जैसे सच में उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। उसने बार बार हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि जिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं पिछले 5 सालों से हर दिन हर पल तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं उस रात के बाद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। मैं उस जगह भी गया था जहाँ वो झोपड़ी थी, लेकिन वहाँ अब कुछ भी नहीं था, जैसे सब कुछ मिट गया हो, जैसे तुम कभी वहाँ थी ही नहीं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। मैं हर दिन अपने किए पर पछताता रहा, और आज जब तुम अचानक मेरे सामने आई हो तो मुझे लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। मैं उसे देख रही थी, उसकी हर बात मेरे दिल को छू रही थी, लेकिन साथ ही मेरे अंदर वो सारे जख्म भी फिर से हरे हो रहे थे, जो मैंने इतने सालों में जैसे तैसे दबा दिए थे। मुझे वो रात याद आ रही थी जब मेरी दुनिया उजड़ गई थी, जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, मेरा घर, मेरा बचपन, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ। मैं गुस्से से कांप रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें गुस्सा भी था, नफरत भी थी
और एक सवाल भी था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और तेज़ आवाज़ में कहा, आपको पता भी है आपने मेरे साथ क्या किया था? आपकी ये गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, लोगों ने मुझे ताने दिए, मैंने दर-दर की ठोकरें खाईं। मैंने अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया, उसे पाला, उसे बड़ा किया। क्या आपको अंदाज़ा है मैंने क्या-क्या सहा है? मेरी आवाज़ काँप रही थी लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी। जैसे सालों से दबे हुए शब्द आज बाहर निकलना चाहते थे। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुन रहा था, उसका सर झुका हुआ था, जैसे उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है जिया, मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और मैं इस गलती के साथ नहीं जी पा रहा था। इसलिए ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि तुमसे माफ़ी मांग सकूं और अगर हो सके तो अपनी गलती सुधार सकूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूँ जो तुमसे छिन गई। मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर कदम पर। बस मुझे एक मौका दे दो। उसकी बातें सुनकर मैं फिर से सोच में पड़ गई। मैं जानती थी जो हो चुका है वो कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरे सामने मेरा बेटा था, मेरा विवान, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। उसकी खातिर मुझे सोचना था। मैं अपनी जिद और अपने दर्द में डूबकर उसके भविष्य को नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। मैंने सोचा, अगर ये आदमी सच में अपनी गलती मान रहा है और सुधारना चाहता है, तो क्या मुझे उसे एक मौका नहीं देना चाहिए, कम से कम अपने बेटे के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं बस अपने बेटे के लिए फैसला ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे एक नाम मिले, एक पहचान मिले, वो भी बाकी बच्चों की तरह अपने पिता के साथ बड़ा हो सके। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर जैसे उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ जिया, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हें और विवान को अपने घर ले जाऊंगा और पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना परिवार मानूंगा। तभी विवान, जो दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था, धीरे धीरे अंदर आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मासूमियत से पूछा, माँ, ये अंकल क्यों रो रहे हैं? क्या आपने इन्हें डांटा है? उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, इनसे गलती हो गई थी और ये उसी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वो आदमी झुककर विवान को गोद में उठा उस आदमी ने झुककर विवान को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में एक अजीब सी खुशी भी थी, जैसे उसे अपनी खोई हुई चीज मिल गई हो। उसने विवान को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विवान कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने भी उसे पकड़ लिया। जैसे बच्चों का दिल साफ होता है, वैसे ही उसने बिना कुछ सोचे उसे अपना लिया। उस पल मेरे दिल में भी बहुत कुछ बदल रहा था। शायद मैं पहली बार इतने सालों के बाद खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। उसके बाद उसने हम दोनों को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी और विवान को अपना बेटा स्वीकार किया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। जहाँ कभी मैं फर्श साफ करती थी, आज उसी फैक्ट्री में मैं मालकिन बनकर खड़ी थी। लोग जो मुझे कभी ताने देते थे, आज वही लोग मुझे इज्जत से देखते थे। मुझे वो सम्मान मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन सच ये भी था, मेरे दिल के अंदर जो घाव थे वो पूरी तरह कभी नहीं भर पाए। वो दर्द कहीं न कहीं आज भी था, लेकिन अब मेरे पास मेरा बेटा था, मेरा परिवार था और एक नई जिंदगी थी। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की और आगे बढ़ना सीख लिया। मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी कि उसने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं हर मुश्किल से लड़ सकी और आज इस मुकाम तक पहुंच सकी। मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दर्द सहना सिखाया था, मजबूत बनना सिखाया था और सबसे ज़रूरी माफ़ करना सिखाया था। क्योंकि कभी-कभी माफ़ करना ही इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून देता है और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।